चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई और बड़ी खबर बीजेपी के टिकट बंटवारे के ऐलान को लेकर। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली थी वो रद्द हो गई है। बंगाल में उम्मीदवारों को लेकर देर रात ये बैठक चली थी। बीजेपी ने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, यानी अब कोई बैठक नहीं होने वाली है। अब सीधे लिस्ट आ जाएगी 60 उम्मीदवारों के लिए। पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज किया जा सकता है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बीजेपी ने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है। आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। दोपहर के आसपास ये ऐलान हो सकता है। 5 बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किसको मिलेगा टिकट, दीदी भी ऐलान करने वाली है। मंथन बीजेपी के अंदर का पूरा हो चुका है। 60 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। टिकट पाने की उम्मीद हर किसी को है। बीजेपी किसको देगी मौका और किसको चेहरा बनाएगी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ इस बीच इलेक्शन कमीशन से शिकायतों का दौर भी चल रहा है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल आपके पास आता हूं, कब ये ऐलान होने वाला है बीजेपी की ओर से 60 उम्मीदवारों का? देखिए, बीजेपी की कल बैठक चली, जो बैठक थी वो बहुत लंबी चली, 12:30-1 बजे तक चली। आज बैठक नहीं होने वाली, यानी कभी भी ऐलान किया जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम बदल रहा है और 2 बजे के आसपास ममता बनर्जी अपनी सूची निकालेगी और ये भी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और उसके साथ साथ जो उनकी सहयोगी दल है उनकी भी पहले लिस्ट आ सकती है। क्योंकि दिल्ली के लिहाज से देखें तो तकरीबन 60 से 65 सीटें हो सकती है या पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की पहली सूची में, और 80 से 85 सीट हो सकती है। अगर असम की बात करें, असम में 3 चरणों में चुनाव होना है, यानी असम की भी सीट का ऐलान किया जाएगा और बीजेपी पश्चिम बंगाल की पहली सूची का ऐलान करेगी। उम्मीद यह है कि 2 नामों पर सबसे ज्यादा मंथन किया गया है और उनका ऐलान किया जा सकता है। इंतजार करना होगा 2 बजे का, क्योंकि 1 बजे ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई है, 2 बजे उनकी सूची आ सकती है। अगर वो 2 जगह से चुनाव लड़ती है, यानी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों से चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बना रखी है कि शुभेंदु अधिकारी जो पहले से ही पहले लगभग जिन्होंने दावा भी किया है कि हम हजारों 50,000 वोट से हम ममता बनर्जी को हरा सकते हैं, तो वो नंदीग्राम से होंगे। और अगर भवानीपुर की बात करें तो भवानीपुर के लिए भी लगभग तय कर लिए गए हैं। आपकी बातों से क्या मैं ये मतलब निकालूं, आपकी बातों से क्या मैं ये मतलब निकालूं, बीजेपी इंतजार करेगी पहले टीएमसी की लिस्ट आ जाए उसके बाद हम ऐलान करेंगे? भवानीपुर लगे तो इसका मतलब यही होगा, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने भले ही कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जब तक ये नहीं कह रही थी कि वो कोलकाता के भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम जहां आंदोलन हुआ था और जहां से जो लेफ्ट का दुर्ग है वो ढहाने की कोशिश की गई थी। जब दोनों सीटों से लड़ेंगी तो दोनों सीटों का ऐलान किया जाएगा। अगर एक सीट से लड़ेगी तो थोड़ा इंतजार बीजेपी कर सकती है। लिहाजा उम्मीद है कि बीजेपी के जो ऐलान है वो 2 बजे से कुछ देरी से होगा। जी ठीक है, चलिए राहुल आपके पास आता हूं और धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए। इस बीच एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी भी आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कालीघाट आवास से ही आज दोपहर, जैसा राहुल बता रहे थे, हो सकता है 2 बजे के आसपास अपने सभी 294 उम्मीदवारों का वो ऐलान कर दें। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी युवा और महिलाओं पर दांव खेलने की तैयारी में है। कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है। टीएमसी के कई विधायक और मंत्री पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ममता के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करें। धीरेन्द्र, क्या जानकारी है टीएमसी की ओर से होने वाले इस ऐलान को लेकर? माना जा रहा है कि ज्यादातर नए चेहरे होंगे, ये तो वैसे मजबूरी भी है क्योंकि बहुत सारे चेहरे तो पहले से ही बीजेपी में चले गए। देखिए, ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी है, क्योंकि बीजेपी में जो अब तक आए हैं उनमें 19 विधायक है, बाकी तमाम जो अलग अलग पार्टी के जो डिफरेंट कैडर के लोग हैं वो लोग आए हैं। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है, ये तय किया गया है और लगातार अगर आप देखेंगे प्रशांत किशोर इस तरह की रणनीति को बनाने में वो हमेशा इस तरह का आइडिया देने की कोशिश करते हैं कि नए चेहरों के साथ आप एंटी इनकम्बेंसी के उससे बच जाएंगे, कुछ चीज़ें आपको अलग फेस। धीरेन्द्र, आवाज आ रही है आपको? चलिए, धीरेन्द्र से संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। राहुल, ये चुनौती ममता बनर्जी के लिए भी ज्यादा है और सवाल तो ये उठेगा कि क्या नए चेहरों के जरिए
जो सियासी चुनौती थी उसे पार पा पाएंगी ममता बनर्जी? ये सवाल बना रहेगा, इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आपके पास हम लौट कर आते हैं। 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान खुद ममता बनर्जी कर सकती हैं। दोपहर 2 बजे के आसपास जो कालीघाट पर उनका आवास है, वहीं से ये ऐलान करने के लिए वो खुद प्रेस के सामने आएंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, बंगाल के हुगली से बड़ी खबर है। पोस्टर वॉर लगातार चल रहा है। बंगाल के चुनावी समर में तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, बीजेपी बाहरी उम्मीदवार ना उतारे। पोस्टर में लिखा गया है, बीजेपी की आवाज ही है, बाहर से आए उम्मीदवारों को टिकट ना दिया जाए। अब सवाल ये उठता है, ये आखिरकार क्या ये मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए या फिर पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये पोस्टर किसने लगाए? ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नंदीग्राम सीट हॉटकेक बन गई है। यहां ममता बनर्जी पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और अब यह माना जा रहा है कि कभी उनके खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से उनको टक्कर देने वाले। किसके लिए लकी साबित होगा नंदीग्राम? ममता का चलेगा जादू या बीजेपी मारेगी मैदान? कभी ममता दीदी के सबसे खासम खास शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी से नाता जोड़ा, तो ममता बनर्जी खुद शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम में उनको चुनौती देने आ गई। ममता ने इस बार विधानसभा जाने के लिए नंदीग्राम की राह चुनी है। चुनाव का घमासान शुरू होने से पहले ही वो नंदीग्राम को अपने लिए लकी बता चुकी हैं। हमसे चुनाव लड़ूंगी, ये मेरे लिए लकी है। नंदीग्राम मेरी बड़ी बहन है, भवानीपुर मेरी छोटी बहन है। अगर संभव हुआ तो मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। अगर मैं किसी कारणवश भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाई तो कोई और चुनाव लड़। लेकिन मौजूदा सीएम के चुनाव लड़ने से यहां से पिछला चुनाव जीते शुभेंदु के हौसले बड़े हुए हैं। ममता बनर्जी के दावेदारी ठोकते ही शुभेंदु ने भी ताल ठोक दी है और कहा कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो वो नंदीग्राम से ममता को 50,000 वोट से हराएंगे। अगर 50,000 वोटों से मैंने माननीय को नहीं हराया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप लिख कर रख लीजिए। नंदीग्राम विधानसभा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान सिर्फ चेहरा बचाने भर की लड़ाई नहीं है। नंदीग्राम टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए अहम है। दरअसल नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ माना जाता है और बीजेपी शुभेंदु को सामने रखकर इस इलाके में कमल खिलाना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी नंदीग्राम काफी मायने रखता है। उन्होंने कई बार नंदीग्राम से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की है। 2000 के दशक में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चले आंदोलन के चलते ही ममता बनर्जी ने करीब 35 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका और साल 2011 में वो बंगाल की सत्ता में आई। अगर नंदीग्राम के सियासी समीकरणों को देखें तो कुल करीब 3 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 96% वोटर ग्रामीण हैं। कुल वोटरों में से करीब 2 लाख हिंदू वोटर हैं, जबकि 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं। शुभेंदु की यहाँ के बहुसंख्यक वोटों पर निगाह है और उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति भी तैयार कर ली है। वो भाजपा का डिसीजन लेने दीजिए, इतना जल्दीबाजी का कोई सवाल नहीं। जो कमल का प्रार्थी होगा उसका वहाँ से जिताना का जिम्मेदार शुभेंदु अधिकारी है। क्या दीदी डर गई है इसीलिए 2 सीट से चुनाव लड़ रही है? अरे दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला। मेरा पास तो 2,13,000 है, जो जय श्री राम बोलता है। नंदीग्राम का इतिहास देखें तो 2016 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से जीते थे। उन्हें 87% वोट मिले थे। उनसे पहले 2009 के उपचुनाव और 2011 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी जीती थी, जबकि उससे पहले 5 बार यहां सीपीआई जीत चुकी थी। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग है। जाहिर है ममता बनर्जी के चुनाव मैदान में उतरने से यहां मुकाबला हाई प्रोफाइल हो चुका है। लिहाजा बीजेपी और टीएमसी दोनों लगातार रैलियां कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। आपको दिखाते हैं कैसे चुनाव आने से ऐन पहले ममता दीदी हो गई हैं मुसलमानों या यूं कहें कि मदरसों पर मेहरबान। तुष्टीकरण की राजनीति करके
आध्यात्मिक व्यवस्था के साथ, सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके अपने वोट बैंक के लिए नष्ट करना चाहते हैं। ईद पर मेहरबान, दुर्गा पूजा पर एतराज। जब दुर्गा पूजा का समय और ईद का समय एक ही साथ पड़ा था, तो यहाँ की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। मौलवियों को ज्यादा, ब्राह्मणों को कम अनुदान। ইমাম সাহেবরা তাদের ধর্ম পালন করলেই ভাতা পাবেন, আর আপনাদের কি করতে হবে 1000 টাকার জন্য? সাক্ষরতা। कभी त्योहार तो कभी अनुदान को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी लगातार सवालों के तीर दागती रही। बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ से लेकर बंगाल के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने बार बार दीदी को मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से घेरा। एक बार फिर माइनॉरिटी अपीजमेंट के इल्जामों के दाग ममता सरकार के दामन पर उछाले गए। इस बार बीजेपी के हमले की तासीर में थे बंगाल के मदरसे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने नए घमासान को सामने रखा। सवाल उठाए कि दीदी स्कूलों से ज्यादा मदरसों पर मेहरबान है। उनकी राजनीति सिर्फ इसलिए कि हम किसी से वोट खरीद लें। बीजेपी के दनादन इल्जामों का बिना क्या है? क्या वाकई चुनावी गुणागणित को देखते हुए दीदी मुस्लिम समुदाय पर ज्यादा मेहरबान हुई? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज नेशन की डेटा रिसर्च टीम ने बंगाल में शिक्षा बजट के कागजों को खंगाला। पश्चिम बंगाल के पिछले राज्य बजट में शिक्षा को लेकर बड़ी कटौती की गई थी। 2020-21 के बजट में अल्पसंख्यक विभाग और मदरसों को 3600 करोड़ रुपए दिए गए, जो पिछले अनुदान से 10% कम था। स्कूली शिक्षा को बजट में 8750 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले अनुदान से 68% कम था, और उच्च शिक्षा को बजट में सिर्फ 700 करोड़ रुपए मिले, जो पिछली बार से 82% कम था। न्यूज नेशन के हाथ जो डेटा लगा वो चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल को हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है और हजारों की संख्या में वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी पश्चिम बंगाल से निकले हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के हायर एजुकेशन पॉलिसी में 82% की बजट में कटौती की गई है और 10% मदरसों में असर देखने को मिला है। लिहाजा ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए दीदी ने ऐसा पॉलिसी बनाया ताकि सबसे कम असर मदरसों पर पड़े। बार बार चुनावी साल और मदरसों को एक साथ जोड़ने के पीछे वजह है 2020-21 से पहले के बजट। 2018-19 के बजट में शिक्षा के तहत मदरसों को मिले अनुदान में 32% की बढ़ोतरी हुई थी। स्कूली शिक्षा के बजट में 156% का इजाफा हुआ था, जबकि हायर एजुकेशन के बजट में 517% का इजाफा था। इसी तरह 2019-20 के बजट में मदरसों को मिले पैसे में 8% का इजाफा था। स्कूल शिक्षा के लिए 11% बजट बढ़ाया गया। हायर एजुकेशन के लिए 11.36% का इजाफा किया गया। चुनावी साल से पहले हायर एजुकेशन पर पूरा ध्यान और चुनाव से पहले हुई कटौती में मदरसों को बचाना और हायर एजुकेशन के बजट को बलि चढ़ाना, तुष्टीकरण के आरोप तो लगने लाजमी हो जाते हैं। डेटा रिसर्च से जो कुछ सामने आया उसे हकीकत की जमीन पर तोलना भी जरूरी था। इसलिए न्यूज नेशन की टीम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने निकली। आसनसोल में न्यूज नेशन रिपोर्टर उदय प्रताप सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूलों में पहुंचे। मदरसों और स्कूलों से मिली तस्वीरें ही बताने के लिए काफी थी कि मदरसों में जितना विकास हुआ है उस रफ्तार से सरकारी स्कूलों में विकास नहीं हुआ, चाहे फिर वो मेडिकल फैसिलिटी हो या फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर। मदरसे हर मोर्चे पर बेहतर स्थिति में नजर आ रहे थे। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो सुविधाएं मौजूद थी वो भी सरकारी स्कूलों से ज्यादा बेहतर नजर आई। ममता बनर्जी हमेशा बंगाल वासियों के तालीम के लिए जो है अच्छा कदम उठाई है। बच्चों की जो है किताब, कॉपी, ये सारी सहूलतें जो है ममता बनर्जी जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो है दे रही है। आसनसोल से न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट इशारा कर रही है कि मदरसों और स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट में फर्क है और यही फर्क तरक्की का फासला भी तय करता है। न्यूज नेशन को यह भी पता चला कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 1 साल में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ज्यादा ख्याल रखा गया। कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपए सीधा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। एक बात तो इससे साबित होता है कि पिछले 1 साल के दौरान में सरकारी स्कूलों से ज्यादा मदरसों को पैसा मिला। दीदी की सरकार में इस कथित भेदभाव या तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी पहले भी सवाल उठाती रही है।
जब न्यूज नेशन ने आंकड़ों के जरिए इस सच को खंगालने की कोशिश की तो एक बार फिर बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। देखिए, वो तो लगातार पिछले 10 साल से यही कर रही है ममता बनर्जी। उनके यहाँ तो वो एक वोट बैंक की राजनीति चलते हुए मुसलमानों को पैसा एलोकेट करती हैं। कभी किसी मंदिर के, कभी किसी पुजारी को कुछ नहीं मिला। बस स्पष्ट दिखता है कि उनकी राजनीति सिर्फ इसलिए कि हम किस ढंग से वोट खरीद लें, भलाई के बारे में नहीं सोचती। कभी नहीं सोचते कि उनके रोजगार के बारे में सोचा जाए। परंतु हाँ, उनके मस्जिद में कैसे पैसा देते हैं, उनके इमाम को पैसा कैसे देते हैं। और ये देश में पहले ऐसे राज्य था जहाँ पर इमामों को सरकारी तनख्वाह मिलती थी। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी स्कूल और हायर एजुकेशन पर ममता सरकार ने खर्च नहीं किया। 2014-15 में स्कूली शिक्षा का बजट 115% बढ़ाया गया था। 2012-13 में हायर एजुकेशन का बजट पूरे 100% बढ़ाया गया। लेकिन चुनाव से इन पहले ऐसे क्या हुआ कि कटौती में सबसे ज्यादा ख्याल मदरसों का रखा गया। ये इत्तेफाक था या फिर वोट साधने के लिए तुष्टिकरण। टीम न्यूज नेशन। वक्त पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।